Pour l'adoption, 780. Contre, 72. अभी आप फ्रांस की नेशनल असेंबली का नज़ारा देख रहे थे, जहां असेंबली की अध्यक्षा याएल वॉन कीवे ने फ्रांस में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने की घोषणा कर दी। घोषणा के बाद नेशनल असेंबली तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। महिला सांसदों के चेहरे पर खुशी का भाव दिख रहा था। इसे फ्रांस में महिला अधिकारों की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस घोषणा के बाद फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो महिलाओं को अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बहुत जगह पे है, कानून बहुत जगह पे है, लेकिन फ्रांस ने इसे एक संवैधानिक अधिकार बनाया। फ्रांस में अबॉर्शन पहले से ही कानूनी रूप से वैध था, लेकिन अब इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, जिसकी कवायद लंबे समय से चल रही थी। तो आज के शो में हम जानेंगे फ्रांस में अबॉर्शन लॉ का इतिहास क्या रहा है, फ्रांस ने कैसे संविधान में संशोधन किया और दुनिया में गर्भपात को लेकर क्या कानून है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। यहां आज चर्चा फ्रांस की। साल 1920 की बात है। उस समय फ्रांस में कैथोलिक आबादी बहुसंख्या में थी। समाज पर चर्च का बड़ा प्रभाव था। चर्च की कही बात को लोग नैतिकता से जोड़कर देखते थे। धर्म का प्रभाव इतना था कि राज्य के कानून पर भी इसका असर देखने को मिलता था। नतीजतन इसी साल फ्रांस में अबॉर्शन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के गर्भ निरोधक लेने को भी बैन कर दिया गया। कानून तो बना, लेकिन समाज में इसे घिनौने कृत्य की तरह भी देखना आम हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय कुछ वक्त के लिए फ्रांस में अबॉर्शन की सजा मौत तक दी गई। जो महिलाएं अबॉर्शन करवाती उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाता। साल 1943 में अबॉर्शन के लिए अंतिम बार फांसी दी गई फ्रांस में। इन्हीं कठोर सजाओं की वजह से कुछ महिला संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया, पर इसका कुछ असर दिखा नहीं। कानूनन अबॉर्शन अभी भी अपराध ही बना रहा। फिर साल 1971 में ऐसा कुछ हुआ कि जिसने फ्रांस में महिलाओं की नियति हमेशा के लिए बदल कर रख दी। क्या हुआ इस साल? अप्रैल 1971 की बात है, जब सिमोन द बोवार नाम की फ्रांसीसी महिला अधिकार कार्यकर्ता ने एक पिटीशन लिखी। इस नाम पर थोड़ा ठहर कर बात करने की जरूरत है। दुनिया भर के नारीवादी आंदोलनों में एक बहुत बड़ी किरदार है 20वीं सदी की महान फिलोसोफर सिमोन द बोवार। उनका जन्म साल 1908 में फ्रांस में हुआ। वैसे तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, मसलन निबंध लिखे, आत्मकथा लिखी, कहानी संग्रह भी आया उनका, लेकिन वो ख़ास तौर पर साल 1949 में छपी द सेकेंड सेक्स किताब के लिए जानी जाती हैं। ये किताब उनके जीवन के निजी अनुभवों पर भी आधारित है। इसी किताब में वो लिखती हैं कि औरत पैदा नहीं होती, बल्कि समाज औरत को गढ़ता है। वो कई मर्तबा इस बात पर जोर देती हैं कि हमारा धर्म, हमारी नैतिकता, हमारा समाज लड़कियों को मजबूर करता है स्त्री बनने के लिए। सिमोन कहती हैं कि दुनिया में जो उसकी यात्रा चल रही है उसमें शामिल होने के लिए महिलाओं को सामाजिक बनना होगा और महिलाओं को उन अनूठे तरीकों को खोज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके लिए वो जगह बनाई जानी चाहिए जिससे वो दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ पाएं, घर में बंद न रहें। वो 3 चीज़ों में बदलाव की मांग करती हैं। पहली, पितृसत्तात्मक व्यवस्था जिससे एक नैतिक मान्यता मिली हुई है, इसमें बदलाव। दूसरा बदलाव वो चाहती हैं प्रेम के तौर तरीकों में जिनमें महिलाओं से त्याग की अपेक्षा की जाती है। और तीसरा बदलाव वो चाहती हैं रीति रिवाजों में जो महिलाओं से एक पैसिव बिहेवियर की मांग करते हैं कि वो किसी के साथ लिए बिना घर से बाहर न निकलें, बुर्का पहने या घूंघट लें आदि इत्यादि। सिमोन ये भी कहती हैं कि समाज के रीति रिवाज एक औरत को उसके अपने ही शरीर पर हक से वंचित करते हैं। संक्षेप में सिमोन का तर्क है कि फेमिनिटी के रूढ़ मिथक को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कायम रहेगा हम कितनी ही आर्थिक और राजनीतिक प्रगति कर लें, आज़ादी पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाएंगे। लौटते हैं सिमोन की पिटीशन पर। पिटीशन में अबॉर्शन को कानूनी बनाने की मांग की गई। इस पिटीशन को फ्रांस की 343 जानी मानी महिलाओं ने समर्थन दिया था और इस पर साइन किया था। इन महिलाओं में फ्रांस की कई एक्ट्रेसेस थीं, सिंगर्स थीं, लेखिका थीं और सामाजिक कार्यकर्ता तो थी ही। पिटीशन में महिलाओं ने स्वीकारा कि उन्होंने गर्भपात करवाया है। उस समय फ्रांस में ये बात कहना आपको अपराधी साबित करता था कानून की नज़र में। पिटीशन में तो महज 343 महिलाओं ने अपने गर्भपात की बात स्वीकारी, लेकिन असल में ऐसी महिलाओं की तादाद लाखों में थी।
फ्रेंच पत्रकार मार्टिन स्टॉटी कहती हैं कि 70 के दशक में गर्भपात कानून को लेकर लोग उतनी भी गंभीर राय नहीं रखते थे। इस कानून को तोड़ा भी जाता था। जिन महिलाओं के पास में पैसे होते थे वो गर्भपात के लिए विदेश चली जाती थी या फिर फ्रांस में किसी प्राइवेट क्लिनिक में काम करवाती थी। जिन महिलाओं के पास इतना खर्च उठाने की ताकत नहीं थी वो जोखिम वाले तरीकों से अबॉर्शन करवाती। कोई गली कूचे में जो सस्ते क्लिनिक्स होते हैं वहां जाती, तो कुछ अपने घर पे अबॉर्शन करवाती। बेहद गरीब महिलाएं हैंगर के तार तक का इस्तेमाल करती थी। जाहिर है इससे महिलाओं की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता था। फ्रांस में कल्चर बढ़ने लगा था, गर्भ निरोधक लेकिन तब भी प्रतिबंधित थे। इसलिए इन 343 महिलाओं ने पिटीशन साइन कर अपनी जान का जोखिम उठाया। 5 अप्रैल 1971 को यह पिटीशन फ्रांसीसी साप्ताहिक पत्रिका ले नोवेल ऑब्जर्वेटर के 334वें एडिशन में प्रकाशित हो गई। इसके बाद पूरे फ्रांस में बवाल मचा। पिटीशन में लिखा था कि फ्रांस में हर साल 10 लाख महिलाएं गर्भपात करवाती हैं। मैं घोषणा करती हूं कि मैं भी उनमें से एक हूं, मेरा भी अबॉर्शन हुआ है। हम मांग करते हैं कि गर्भ निरोधकों और अबॉर्शन की पाबंदी हटा दी जाए। पत्रिका में महिलाओं की मांग प्रकाशित होने के बाद कई हलकों में इनकी आलोचना हुई। इन महिलाओं को स्लट्स तक कहकर संबोधित किया गया। हमें पता है ये अपमान सूचक शब्द है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जब कोई पहल करता है तो उसे किस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ता है उसी समाज की तरफ से जिसके कल्याण के लिए वो काम कर रही है। आलोचनाओं से इतर फ्रांस में लेकिन ये आंदोलन तेजी होता रहा। धीरे धीरे आंदोलन यूरोप तक में फैल गया। इसकी तपिश न्यूजीलैंड और यूएस जैसे देशों तक भी पहुंची। यह आंदोलन लगभग 3 साल तक चला। इन 3 सालों में प्रदर्शनकारियों के दमन की भी खबरें आती रहीं, लेकिन इस आंदोलन ने जागरूकता का काम तो कर ही दिया था। जनता का बड़ा वर्ग अबॉर्शन की अहमियत को समझने लगा इससे। और फिर आया साल 1974। इस साल पहली बार अबॉर्शन को वैध बनाने के लिए कानून की बात हुई। 13 नवंबर को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सिमोन वेइल ने संसद में कानून पेश किया। संसद के अंदर इसका विरोध हो गया। क्यों हुआ समझना बहुत इजी है। उस समय फ्रांस की संसद में 98% मेंबर पुरुष ही थे। दक्षिणपंथी गुटों ने भी इसका विरोध किया। इस कानून का सिमोन वेइल की जान पर खतरा मंडराने लगा, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। वो पीछे नहीं हटी। विधेयक पेश करने के बाद 9 संसदीय सत्र बीते। 17 जनवरी 1975 को इसे अधिनियमित कर लिया गया, यानी ये कानून बन गया। इससे महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले 10 हफ्तों के दौरान गर्भपात करने का अधिकार दे दिया गया। बाद में इसे बढ़ाकर 14 हफ्ते तक किया गया। धीरे धीरे इसमें और छूट दी गई। इसे कानूनी रूप से वैध बनाया गया। कई जागरूकता अभियान भी चलाए गए। फिर जून 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को कानूनी तौर पर मंजूरी देने वाले 5 दशक पुराने फैसले को पलट दिया। फ्रांस से हम अब अमेरिका आ गए हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इस फैसले के बाद गर्भपात को लेकर पूरी दुनिया में नए सिरे से बहस शुरू हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम अपने देश में अबॉर्शन के अधिकार को संवैधानिक बनाएंगे, क्योंकि उनके देश में भी ये बात हो रही थी कि जैसे रो वर्सेस वेड वहां आया है, वहां फ्रांस में भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। 4 मार्च को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संसद का विशेष सत्र ही बुला लिया और संविधान में संशोधन कर अबॉर्शन के अधिकार को संवैधानिक तौर पर मान्यता भी दी। आप पूछेंगे कैसे होता है फ्रांस में संविधान संशोधन? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला है जनमत संग्रह। फ्रांस में अभी एक आबादी ऐसी है जो अबॉर्शन को सही नहीं मानती, लेकिन उनकी संख्या कम है। जानकार कहते हैं कि जनमत संग्रह करवाने पर सरकार ही कामयाब होती, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके अलावा जनमत संग्रह में सरकार का पैसा और ऊर्जा भी काफ़ी लगती, ऑलमोस्ट इलेक्शन करवाने जैसा है। दूसरा तरीका है कांग्रेस में बहुमत से कानून पर समर्थन लेना। फ्रांस में निचले सदन माने नेशनल असेंबली में टोटल सीट्स हैं 577 और सेनेट में कुल है 348 सीटें। कुल मिलाकर संख्या होती है 925। इनमें से कम 60% मेंबर साथ देंगे तो संविधान संशोधन हो सकता है। नेशनल असेंबली में इमैनुअल मैक्रोन के पास बहुमत नहीं था। ऐसे में उनके सामने एक कानून पारित करवाने की बड़ी चुनौती पैदा हो गई। उन्होंने इस कानून के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन मीडिया में प्रचार हुआ। इसके बाद बुलाया गया संसद का विशेष सत्र। 4 मार्च को एक कानून संसद में इस तरह पास हुआ। पक्ष में 780 वोट पड़े और विपक्ष में 72 ही पड़े। कुछ सांसद अनुपस्थित भी रहे। यह कानून पारित होने के बाद फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो महिलाओं को अबॉर्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटी करता है। इसे महिला अधिकारों की बड़ी जीत के तौर पर देखा गया, पर इसके इतर एक और पक्ष है जो अबॉर्शन को गलत मानता है। माइनॉरिटी है लेकिन मानती तो है। फ्रांस में भी विपक्ष में पड़े 72 वोट इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। इसके बाद प्रो लाइफ और प्रो चॉइस वाली बहस दोबारा खड़ी हो गई। अबॉर्शन का विरोध करने वाले लोग प्रो लाइफ खेमे में आते हैं और उनका तर्क है कि लोगों को किसी और का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है, इसलिए अबॉर्शन गलत है। किसी और का मतलब जो बच्चा है।
इस खेमे के कई लोग अबॉर्शन करने पर कड़ी सजा देने के पक्षधर भी होते हैं। दूसरा खेमा प्रो चॉइस वाला है, जो कहता है कि अबॉर्शन का अधिकार होना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चे से ज्यादा उसे पैदा करने वाली महिला का जीवन अहम होता है, इसलिए उसे अधिकार होना चाहिए। इस खेमे के और क्या तर्क हैं, सुनिए। प्रो लाइफ और प्रो चॉइस में ये है कि कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रो चॉइस मतलब कि वो अबॉर्शन रेकमेंड कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो ये कभी नहीं कहते हैं कि नहीं हम रेकमेंड कर रहे हैं और यही एक फर्स्ट स्टेप और इंस्टेंट स्टेप होना चाहिए। वो ये उनका कहना ये है कि भाई चॉइस होनी चाहिए। फीमेल्स भी एक पूरी इंसान है, फुल पर्सन है, उनके ऊपर पर्सनहुड है और उनको एक इंडिविजुअल की तरह देखा जाना चाहिए। तो अगर उनके मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे या ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिससे वो नहीं निकल पाई हैं या उसका असर उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ने वाला है, तो फिर उनके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को लेके डिसीजन ले सकें। लेकिन प्रो लाइफ का कहना है कि वो उसको मानते हैं कि फ्रॉम द कंसेप्शन वो पर्सनहुड कन्फर कर देते हैं फीटस पर। फ्रॉम द कंसेप्शन उनका कहना है कि वो पर्सनहुड उनको मिल चुकी है, तो सारे जो भी लीगल राइट्स हैं और वो लीगल दायरे में आ जाते हैं, तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना है। फिर इसमें बहुत से मॉरल आर्ग्यूमेंट्स हैं, रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स हैं। कई लोग मानते हैं कि ये गॉड्स विल है और ये गॉड का एक अंश है, तो इसको हम नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये है एक ब्रॉड आर्ग्यूमेंट। इस पे तो बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग यही है इसको लेकर। और सेकेंड वेव फेमिनिज्म के वक्त से ये चीजें चल रही हैं, आज तक हम इससे डील कर रहे हैं। कहीं पे हम रिवर्स होते देख रहे हैं, कहीं पे आगे बढ़ते देख रहे हैं, लेकिन ये डिबेट आज भी कायम है और उतनी ही रेलेवेंट है। और ये जो काफी वक्त से चल रही है, ये 1970s में बहुत जोर पकड़ा था इसने, और ये आज भी रेलेवेंट है और इसको लेकर बहस रिफाइन होती रहती है। ये तो बात रही प्रो लाइफ और प्रो चॉइस की। अब बात करते हैं अबॉर्शन को लेकर दुनिया भर में नियम क्या है। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका में जून 2022 के पहले महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार था। 24 जून 2022 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया, बहुत पुराना फैसला, और देश की महिलाओं को मिले अबॉर्शन के अधिकार को खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब अमेरिका के सभी राज्यों को यह अधिकार होगा कि वो अपने अपने हिसाब से अबॉर्शन के कानून बना सकें। दरअसल उस दिन कोर्ट ने अपना ही 50 साल पुराना फैसला पलटा था, जिसमें महिलाओं को यह अधिकार दिया गया था। इस फैसले को रो वर्सेस वेड केस के तौर पर जाना जाता है। अबॉर्शन के अधिकार के लिए फैसला एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। क्या है इसकी कहानी, आपको वो भी बता देते हैं। सितंबर 1947 में अमेरिका के लुइसियाना में नॉर्मा मैकाबी नाम की एक बच्ची पैदा हुई। इसकी माँ थी एक सिंगल पेरेंट। नॉर्मा की माँ को शराब की लत थी, जिसके चलते नॉर्मा का बचपन बहुत तनाव में गुजरा। इसका दुष्प्रभाव ही था कि वो दूसरे बच्चों से झगड़ती थी। नौबत ये आ गई कि नॉर्मा को कुछ समय के लिए रिफॉर्म स्कूल में रखना पड़ा। नॉर्मा की छोटी ही उम्र में शादी भी हो गई और महज 16 साल की उम्र में वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ही उसका तलाक हो गया। इसके चलते उसने अपने पहले बच्चे की कस्टडी अपनी माँ को दे दी। 20 साल की उम्र में उसे हुआ दूसरा बच्चा। इस बार उसने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया। इसके 2 साल बाद यानी 22 साल की उम्र में वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। उसे इस बार बच्चा नहीं चाहिए था और वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन अमेरिका के टेक्सास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जहां वो उस वक्त थी प्रेगनेंसी के वक्त। राज्य में अबॉर्शन की इजाजत उसी स्थिति में मिलती थी जिसमें मां की जान को खतरा हो। नॉर्मा के केस में ऐसा लेकिन था नहीं, इसलिए उसने कोर्ट जाने का फैसला लिया। कोर्ट का फैसला आने में काफी देर हुई। तब तक नॉर्मा अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे चुकी थी। इस बच्चे को भी नॉर्मा ने अडॉप्शन के लिए दिया। जून 1970 में एक निचली अदालत में 3 जजों की बेंच ने टेक्सास के गर्भपात विरोधी कानून को असंवैधानिक बता दिया। जो लोग हमारे नियमित दर्शक हैं वो जानते होंगे कि टेक्सास जो यूएस का बाइबल बेल्ट है उसमें आता है। इसके बाद टेक्सास सरकार ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की, क्योंकि उनके ऊपर पब्लिक का प्रेशर था। उस समय नॉर्मा मैकाबी का असली नाम छिपा लिया गया और उन्हें सांकेतिक रूप से जेन रो नाम दिया गया। जबकि हेनरी वेड उस दौर में टेक्सास के डलस काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हुआ करते थे, डीए, यानी सरकार का वो पक्ष रख रहे थे। इसी वजह से इस केस को रो वर्सेस वेड के नाम से जाना गया। अंततः ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जनवरी 1973 में बेंच ने अपना फैसला दिया, जिसमें 9 जज होते हैं। 9 जजों की बेंच में 7 ने जेन रो के पक्ष में
अपना मत रखा, वहीं 2 टेक्सास सरकार के पक्ष में गए। जेन रो के पक्ष में दिए गए फैसले में कहा गया कि गर्भवती महिला एक तय समय तक गर्भपात करा सकती है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। रो वर्सेस वेड केस में आए फैसले के तहत अबॉर्शन को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले 3 महीनों में गर्भपात की पूरी आज़ादी मिली। तीसरे से 6वें महीने तक कुछ हेल्थ रेगुलेशंस के साथ गर्भपात की इजाज़त दी गई। वहीं 6वें से लेकर 9वें महीने में अपवाद को छोड़कर गर्भपात की कतई इजाज़त नहीं थी। अमेरिका के संविधान के तहत राज्यों के पास अपने अलग कानून बनाने की इजाज़त है। ऐसे में यह फैसला सभी राज्यों के ऊपर बाध्य नहीं था। इस तरह से अलग अलग राज्यों के पास गर्भपात पर पूरी तरह से बैन लगाने या फिर उसके ऊपर कड़े नियंत्रण वाले कानून बनाने का विकल्प था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाना सांकेतिक तौर पर कठिन था। इस फैसले ने अमेरिका में महिलाओं को गर्भपात का कानूनी हक दिया। ऐसे में इसे कहा गया ऐतिहासिक। आगे 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पुराने फैसले में थोड़ा संशोधन किया। कोर्ट ने 3 तिमाही वाले सिस्टम को हटाकर भ्रूण के सर्वाइवल वाला नियम लागू किया, यानी महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआती 24 हफ्तों तक अबॉर्शन कराने की पूरी आज़ादी दे दी गई। ये रही अमेरिका की बात। भारत में इसे लेकर क्या कानून है? भारत में महिलाओं के पास अबॉर्शन का अधिकार है। वो प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते तक अबॉर्शन करवा सकती हैं। दुनिया में अबॉर्शन को लेकर अलग अलग नियम हैं। अलग अलग परिस्थिति के मुताबिक कानून बदलते भी हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में अगर महिला की जान को खतरा हो तो उसी सूरत में अबॉर्शन की इजाज़त है, वरना नहीं। पाकिस्तान में भी अबॉर्शन बेहद स्पेसिफिक केसेस में ही करवाया जा सकता है। ब्राज़ील में शुरुआती 22 हफ्तों तक अबॉर्शन की इजाज़त है। टाइम मैगजीन के मुताबिक अल्जीरिया, नाइजर, चाड जैसे ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में महिला की जान को खतरा होने पर ही अबॉर्शन का अधिकार है। जमैका, सेनेगल, कांगो, सुरिनाम, इराक, इजिप्ट जैसे देशों में अबॉर्शन का कोई अधिकार नहीं है। अब चलते हैं इस विषय को विस्तार से समझने के लिए एक्सपर्ट कॉर्नर। फ्रांस में तो साल 1975 से ही गर्भपात लीगल था। अब जब इसे एक संवैधानिक अधिकार बनाया जा रहा है तो इससे क्या फर्क आ जाएगा? फ्रांस में तो साल 1975 से ही गर्भपात लीगल था, ये बात सच है। और इस पर इसीलिए अभी फ्रेंच पॉलिटिक्स में अगर देखें तो जो कंजर्वेटिव्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जब कोई ऑपोजिशन था ही नहीं इसको लेकर, तो अभी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और इतना एम्फेसाइज करने की जरूरत क्या थी। इसके जवाब में मैक्रों भी कह रहे हैं और वहाँ की बहुत सी फीमेल एक्टिविस्ट्स भी कह रही हैं, कई मिडवाइफ भी हैं जो इस बात को कह रही हैं कि अभी जो हमने रिसेंटली देखा कि कैसे यूएस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया रो वर्सेस वेड का जो डिसीजन था, जिससे महिलाओं को चॉइस मिली थी कि वो अपनी प्रेगनेंसी पर अपने डिसीजन ले सकती हैं, उसको कैसे ओवरटर्न कर दिया। तो इससे लोगों में एक एंजाइटी तो बढ़ी थी। तो इस तरह से मैक्रों का कहना है कि ये उनका कमिटमेंट था कि जो वुमेन्स फ्रीडम है वो किसी भी तरीके से इरिवर्सिबल हो जाए, वो उस पर कभी कोई इस तरह की चीज ना हो पाए जैसे यूएस में हो गया। तो उनका ये कहना था कि मैं इस चीज को जो उनकी फ्रीडम टू हैव एन अबॉर्शन उसको इरिवर्सिबल बना देना चाहता हूँ, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब करके। और कई हमने देखा कि मिडवाइफ्स भी इस बात को कह रही हैं। उन्होंने कहा कि हम तब से काम कर रहे हैं जब ये लीगल राइट नहीं थी और हमने बहुत महिलाओं को परेशान होते देखा और काफी दर्द में देखा। तो उन्होंने कहा कि ये होना बहुत जरूरी था, कि ये इरिवर्सिबल होना बहुत जरूरी था। फ्रांस के इस फैसले का यूरोप और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? फ्रांस के इस फैसले का यूरोप और बाकी दुनिया पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और अभी तो यूएस में इलेक्शंस भी हैं और उसका पूरा अभी साइकिल चल रही है यूएस इलेक्शंस की। और उसमें ये एक मुद्दा भी है जो कि बहुत अहम मुद्दा है। और अभी इस डिसीजन के बाद जो फ्रांस में लिया गया है, उसके बाद ये जो इलेक्शन कैंपेन की साइकिल चल रही है जिसमें ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव राइट्स एक अहम मुद्दा है, ये हो सकता है कि और जोर पकड़े और बाकी जगह भी इसका असर जरूर रहेगा कि इसको किस तरह से किया जा सकता है कि ये आगे चल के जो वुमेन्स राइट्स हैं वो किसी तरह से इरिवर्सिबल हो जाए, उनके साथ बहुत छेड़छाड़ कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। इसके लिए लोग सोचेंगे जरूर। और मैं देख भी रही थी कि बहुत सारी महिलाएं यूएस में कह भी रही हैं कि उन्हें बहुत खुशी है कि फ्रांस और बाकी जगह प्रोग्रेस कर रही हैं चीजें, जहां पे यूएस की महिलाओं ने थोड़े से
जो उनका जो स्ट्रगल था, जो एक लंबी जंग लड़ी थी इसके लिए, एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इसके लिए भी वो लोग बहुत कंसर्न्ड हैं, तो बिल्कुल इसका असर जरूर रहेगा। अच्छा, इस डिसीजन से एक और चीज होगी कि फ्रांस जो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन बना के चलता रहा है, ये फिर से कायम हो गई है। फिर ये ट्रांस अटलांटिक रीजन में जैसा कहा जाता है कि वो एक लीडरशिप इन थॉट्स एंड आइडियाज की बात करता है, तो फ्रांस ने एक बार ये फिर से एस्टैब्लिश कर दिया है कि वो इसको पायनियर करता है और वो एक अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी लेकर चलता है। तो इसके थ्रू एक पॉलिटिकल स्टैंड भी मिलता है फ्रांस को। फ्रांस के किसी भी मुख्य राजनीतिक दल ने गर्भपात के अधिकार का विरोध नहीं किया, जिसमें मरीन ले पेन की धुर दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी और रूढ़िवादी रिपब्लिकन भी शामिल थे। ली पेन की पार्टी ने तो बाकायदा इस बिल के समर्थन में भी वोट किया। इस राजनीतिक एकता की क्या वजह है? अच्छा, फ्रांस में हाँ, ये एक बहुत यूनिक केस है कि वो चाहे कंजर्वेटिव्स हों, चाहे सोशलिस्ट हों, इंडिपेंडेंट हों, इस मुद्दे पर कंसेंसस रहता है कि जो वुमेन्स राइट्स हैं बहुत ज़्यादा, और वो चाहे अबॉर्शन की राइट्स हों, इन चीज़ों पे कंसेंसस रहता है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि चाहे हम गॉलिज्म ले लें, जैसे कि चार्ल्स डे गॉल के वक्त से भी, तो इनका एक कॉमन ग्राउंड जरूर रहता था कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वैल्यूज को सभी ग्रुप्स मानते हैं। तो इसके चलते इस पे कंसेंसस रहता है, इस वजह से इसको बहुत ऑपोजिशन नहीं मिलता है। और यही बात अभी जो कंजर्वेटिव्स हैं ये खुद कह रहे हैं कि जब इसको कोई ऑपोजिशन का खतरा था नहीं, या कभी कोई रिवर्स होने का खतरा था नहीं, तो ये स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये है कि बाकी लोग कह रहे हैं कि ये सब बहुत ही फ्रेजाइल चीजें हैं, ये कभी भी हाथ से निकल सकती हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा मजबूत रखने की जरूरत है और उसके लिए हर संभव प्रयास करना जरूरी है। तो ये एक वेलकम स्टेप की तरह देखा जा रहा है। भले इसको बहुत ऑपोजिशन नहीं था फ्रांस में, लेकिन ये है कि इसको माना जा रहा है कि ये सॉलिडिफाई कर देगा इस मुद्दे को और महिलाओं के हक को। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जाते जाते इजराइल से एक अपडेट आपको बता देते हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक हिंदुस्तानी की अब मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में शियाओं का एक चरमपंथी संगठन है। इजरायली दूतावास ने मंगलवार को सूचना दी कि यह घटना उत्तरी इजराइल में लेबनानी सीमा पर बसे मार्गालियट के एक बगीचे में हुई। इजराइल से छपने वाले टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में कुल 7 लोग हताहत हुए और इसमें थाईलैंड का भी एक नागरिक शामिल है। लेबनान के साथ लगती इजराइल की सीमा के पास किसी भारतीय की मौत का यह मामला बीते कुछ सालों में पहला है। मृतक की पहचान केरल के वाडी के रहने वाले 31 वर्षीय निबिन मैक्सवेल के रूप में हुई है। परिवार के मुताबिक निबिन जर्मनी में इजराइल के लिए रवाना हुए थे। उनके बड़े भाई निविन भी इजराइल में काम करते हैं। परिवार को सोमवार देर रात के आसपास मौत की जानकारी दी गई। द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक अगले 4 दिनों के भीतर शव के केरल पहुंचने की उम्मीद है। इस घटना पर भारत स्थित इजरायली दूतावास ने बयान जारी करते हुए खेद व्यक्त किया है। दूतावास ने इस घटना के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस संगठन ने शांति से काम कर रहे खेतिहर मजदूरों को भी निशाना बना दिया है। इस घटना ने एक बार फिर इजराइल की सुरक्षा के खराब हालत को उजागर किया है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में जब हमास के हमले में सैकड़ों इजरायली मारे गए थे, तभी से गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल का संघर्ष चल रहा है। इसके बाद इजराइल ने गाजा में लगातार बमबारी की और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, जिसमें हिजबुल्लाह जैसे बाहरी तत्व अब शामिल हो गए हैं, जो अब इजराइल के उत्तरी हिस्से में मिसाइलें और रॉकेट दाग रहे हैं। अब तक इस लड़ाई में तकरीबन 1200 इजरायली और फिलिस्तीन की तरफ से 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चलते चलते एक सूचना आपको और दे दें, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए जल्द ही एक बार फिर शुरू हो रही है ललन टॉप की चुनाव यात्रा। इस यात्रा में हम अकेले नहीं होंगे, आप भी हमसे जुड़िए बताकर मेरी सीट मेरा फैक्टर। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके इलाके में आए, हमें बताइए वो बातें जो आपकी लोकसभा सीट को बनाती हैं खास। हम तक पहुंचाइए वो फैक्टर जिन पर होनी चाहिए खालिस पॉलिटिकल बातें। सब्जेक्ट में लिखकर मेरी सीट मेरा फैक्टर भेज दीजिए मेल chunav@lalantop.com पर। हम पहुंचेंगे आपकी सीट पर कवरेज के लिए, आपसे भी बात करेंगे। इसी नोट पर दुनियादारी की इस किस्त को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना करते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।